नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी लेकर आ रहे हैं आप सब लोग के सामने एक नया लेक्चर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, बलों का संतुलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इक्विलिब्रियम को समझ पा रहे हैं, किस कंडीशन में कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब इक्वेशंस लगेंगी, तो ये सारे कंडीशंस को हम सब लोग समझेंगे कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए और थ्री डायमेंशनल के लिए क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए। सबको हम सब लोग डिटेल में समझेंगे और पूरी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगर किसी एक बॉडी पर दो बल लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में तभी होंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में आज करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है फ्री बॉडी डायग्राम पर, तो फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के ही लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रीली बॉडी को बनाने का तरीका सीखेंगे, जो बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा। तो इस सारी चीज़ों को आज ही हम सब लोग सीखेंगे। हम सब लोग ने फोर्स सिस्टम, लामीस थ्योरम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये सारे कपल और मोमेंट, ये सारी चीजें पहले ही पढ़ रखा है। रिजल्टेंट फोर्स निकालना दो बलों के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, लेकिन किसी जनरलाइज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए हम सब लोगों ने निकालना सीखा। उसी बीच में बेरेगनान थ्योरम भी पढ़ा, कपल की इंपॉर्टेंसी भी पढ़ी। तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही अप्लाई करते हुए आप बीम पर रिएक्शन निकाल पाते हैं, और रिएक्शन जब निकलता है तभी आपका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सही से बन सकता है। कुछ चीजें जब एसएफडी बीएमडी का भी हम पढ़ाएंगे तो उसको आप देख के भी डायरेक्ट एनालिसिस से भी बता सकते हैं कि कौन कहां पर सडनली जंप कर जाएगा। इसको हम लोग सीखेंगे। बेंडिंग मोमेंट, टॉर्सनल मोमेंट, इन सबको हम सब लोगों ने क्लियरली पढ़ा। तो आज का लेक्चर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है, जिसको आप बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। हाँ, ये चैप्टर आपके लिए सब, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, या फिर क्लास 12th का जो IIT JEE की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अब आप सब लोग जैसे समझिए कि इक्विलिब्रियम होता ही क्या है, संतुलन क्या होता है, ठीक है। जैसे ढेर सारे बॉडी, एक कोई बॉडी है, उस पर ढेर सारे बल लग रहे हैं, ठीक है। संतुलन की बात करेंगे तो हम किसी एक को ध्यान में रख के सिर्फ एक ही को एनालिसिस में लाएंगे, जिसकी हम संतुलन की कंडीशन को देखेंगे। तो किसी एक बॉडी पर ढेर सारे बल लग रहे हैं, वह इक्विलिब्रियम में कब होगा, इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो जब थ्री डायमेंशनल की बात हम करते हैं, कोई भी बॉडी अगर थ्री डायमेंशनल बात कर देते हैं, तो थ्री डायमेंशनल के केस में एक जनरल छोटा सा आप थ्री डायमेंशनल देख लीजिए, अदरवाइज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम ही हम सब लोग देखेंगे। तो थ्री डायमेंशनल मतलब, थ्री डायमेंशनल का मतलब स्पेशियल सिस्टम के, नॉन कोप्लेनर, इसको आप स्पेशियल भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन कोप्लेनर सिस्टम। ये आपके जितने भी सिस्टम है, इसमें एक जनरल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ वाई इक्वल टू सिग्मा एफ जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। नेट फोर्स किसी भी एक्सिस के अलोंग, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। ध्यान रखिए, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। वाई अगर किस वाई डायरेक्शन में बल लग रहा है तो एक्स में उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और इस डायरेक्शन में, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0। और इसके लिए नेट मूवमेंट, अब मूवमेंट यहां पर थ्री डायमेंशनल में एक्सिस के अबाउट होता है। अगर आप प्लेनर में बात करते हैं तो ये बात हमने स्पेसिफिक किया था, किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाल दें, पर थ्री डायमेंशनल में एक्सिस के अबाउट। तो सिग्मा एम एक्स 0 होना चाहिए, सिग्मा एम वाई 0 होना चाहिए, और सिग्मा एम जेड ये सब 0 होना चाहिए। संतुलन के लिए नेट फोर्स और नेट मोमेंट दोनों 0 होना चाहिए किसी भी थ्री डायमेंशनल सिस्टम। अब इसी में थ्री डायमेंशनल मतलब नॉन कोप्लेनर अगर आ जाए, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम,
तो नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, अगर सब कोई एक पॉइंट से जा रहा है तो नेट मोमेंट जीरो होना ही है, तभी इक्वेशंस लगाने की जरूरत नहीं। तो उसमें कॉन्करेंट बोलते ही एक पॉइंट से पास करने का मतलब ही हुआ कि ऑलरेडी नेट मोमेंट क्या है, जीरो है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब हम सब लोग को जब कभी आए कि नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, क्या है आपका नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब ऐसा अगर कोई फोर्स सिस्टम है तो उस सिचुएशन में m0 ही होगा। तो उसके लिए सिर्फ तीन ही इक्वेशन, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ वाई इक्वल टू सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0। तो एक तल में ना हो और एक बिंदु से होकर जाएं, एक तल में ना हो एक बिंदु से होकर जाएं, जिसको हम ट्राइपॉड वाले एग्जांपल दिए थे, या हमने इस धान की जोरी लटकाई होगी, तो उस सिचुएशन में आपकी सिर्फ यही कंडीशन है। इन जनरल 6 क्वेश्चंस होती हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपका कोप्लेनर फोर्स सिस्टम आ जाता है, तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर समझ गए, इन जनरल सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ जेड 0 होना चाहिए, सिग्मा एम एक्स, सिग्मा एम वाई और सिग्मा एम जेड 0 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका वहीं पर कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट बोल दिया तो मोमेंट ऑलरेडी 0 होगा, उसकी इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ जेड 0 होना चाहिए। पूरी बात समझ में। अब हम सब लोग जो जनरली आप जो पढ़ने वाले हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को ही पढ़ेंगे। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में भी कई पॉसिबिलिटीज हैं, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में कई पॉसिबिलिटीज हैं, जिसको एक एक करके हम सब लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का क्या तात्पर्य है। किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है या तो अपनी वो अवस्था में, अपने स्टेट की अवस्था में, रेस्ट की अवस्था में क्या है, बना हुआ है, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी एक लीनियर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो नेट फोर्स उसमें 0 होना ही है। हाँ, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी कर्व पाथ पर मूव कर रहा है तब उस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी का मान तो नहीं बदल रहा है पर डायरेक्शन बदल रही है। तो उस समय डायरेक्शन बदलने के कारण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा। जब हम सब लोग एक्सीलरेशन एनालिसिस करेंगे तो आपको हम डिटेल में ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टैटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट में बने रहने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वही आपको क्या कहलाती है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। संतुलन के लिए वो कंडीशन कहलाती है। तो किसी भी बॉडी के संतुलन में बने रहने के लिए जो भी चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगी। बात समझ में आई। अब ये क्लियर है कि दो तरीके के इक्विलिब्रियम हो सकता है। एक तो आप रेस्ट में बने रहें, भाई कोई डिस्टरबेंस ना हो, संतुलन यही है कि डिस्टरबेंस ना हो। डिस्टरबेंस ना होने का मतलब है कि अगर आप रेस्ट में हैं तो रेस्ट में बने रहेंगे, या अगर आप जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं उसी में चलते रहना चाहिए। यही आपकी इनर्शिया होती है। इनर्शिया क्या होती है, क्या होगी, अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रॉपर्टी इनर्शिया। अवस्था परिवर्तन जो आपका क्या है, स्टेट है, उसके चेंज का रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी इनर्शिया। और इनर्शिया को हम मास से नापते हैं, जिसका ज्यादा मास होगा, जितना जो भारी होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। अब इनर्शिया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हो सकती है कि अगर हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में बने रहना चाहते हैं। कौन ज्यादा देर तक बने रहना चाहेगा, किसको डिस्टर्ब करने में कम बल लगाना पड़ेगा, ये सारी बातें इनर्शिया मतलब मास बताए। जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्टेट चेंज करना कठिन होगा, जिसका मास कम होगा उसका स्टेट चेंज करना क्या होगा, आसान। बात समझ में आ रही है ना। तो इक्विलिब्रियम में बने रहने के लिए जो कंडीशन चाहिए वही संतुलन है। संतुलन दो तरह कि आप रेस्ट में हैं तो आपको क्या चाहिए कंडीशन, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं तो क्या, रेस्ट की कंडीशंस को हम सब लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, और कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम क्या पढ़ते हैं,
डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इसमें दो बातें आती हैं, न्यूटन्स के भी आते हैं और आपने डीएलएम्बर्ट भी पढ़ा होगा, जिसको हम लोग कभी डिटेल में करेंगे। आज केवल स्टैटिक एनालिसिस की बात चल रही होती है बस। तो कंडीशन, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केवल हेडिंग पढ़ी है आप सब लोग, क्योंकि कोप्लेनर को ही हम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, एक ही तल में लगने वाले बलों का इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर वेरियस फोर्स सिस्टम। ढेर सारे फोर्स सिस्टम है, उनके लिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, बात समझ में आ रही है ना। तो हम सब लोग इसको देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी संतुलन में कही जाती है, इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, क्या हो, रुके हुए पोजीशन में हो, और कॉन्टिन्यूज। अब स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और कॉन्टिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इन लीनियर डायरेक्शन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो कंटिन्यू किए रहे, चलता है, ठीक है, और या तो फिर रेस्ट में। अब जैसे फैन की बात करें, जो सीलिंग फैन आपका चल रहा है, स्टार्टिंग में तो ठीक है, जब लाइट सप्लाई आई रुका हुआ था तो कुछ देर तक, लेकिन कुछ समय बाद वो एक पर्टिकुलर स्पीड से ही घूम रहा होता है। तो एक कांस्टेंट स्पीड से चलते रहना भी आपका क्या है, इक्विलिब्रियम है। अगर आप कार में बैठे हैं और कार एक कांस्टेंट स्पीड से जाए तो आप कहेंगे हम तो संतुलन में है भाई। कांस्टेंट स्पीड से जाए तो, जो कि बहुत कम पॉसिबल हो पाता है। जब आप कहीं ब्रेकर आ गया तो आप स्पीड को कम कर लेंगे, तो स्पीड कम करेंगे, एक्सीलरेशन आएगा और इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो वो भी आपका क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी, जो स्ट्रेट लाइन पर आप चल रहे हो, ठीक है। तो खैर, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। आगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या कहा कि हर कोई अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, remains in rest or moves with uniform velocity if the resultant force acting on the body is zero। तो न्यूटन ने यही बताया ना फर्स्ट लॉ में कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो वो रेस्ट में बना रहना चाहता है या तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता हो। इन सिंपल वर्ड, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स और फोर्स सिस्टम इट्स रिजल्ट, व्हेन इन रिजल्टेंट फोर्स in simple words, when the resultant of the force system is zero, resultant of the force system is zero, the body is in equilibrium। जनरल बात है कि अगर नेट फोर्स और नेट मोमेंट जीरो हो तो इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये आपका नेट फोर्स जीरो है और ये नेट मोमेंट जीरो है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सारी बातें किसकी हैं, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। मतलब कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का मतलब हुआ कि जो भी बल लग रहा है वो एक ही प्लेन में लग रहा है, बात समझे। वो अब उसमें भी केसेस हो सकते हैं, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। पहला हमने क्या देखा, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम कौन सा लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए, कैटेगरीज ऑफ इक्विलिब्रियम, कोप्लेनर कोलिनियर, एक ही प्लेन में हो। देखिए कोलिनियर बोल रहे हैं तो एक ही प्लेन में होना है, एक ही प्लेन में ढेर सारे कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब ये एग्जांपल आप टग ऑफ वॉर में देख चुके होंगे, जब आप रस्साकसी कर रहे होते हैं तो मान लीजिए कि कोई किसी को खींच नहीं रहा, एक जगह ऐसे रस्साकसी किए हुए हैं, तो रस्से पर आप देखेंगे यहाँ खिंचाओ, यहाँ खिंचाओ, यहाँ खिंचाओ और इधर की तरफ खिंचाओ। अब इसमें क्या होना चाहिए, देखिए हर कोई एक ही लाइन से पास कर रहा है तो मोमेंट इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, मोमेंट ऑलरेडी जीरो होगा। तो कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, बस एक ही कंडीशन।
कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम के लिए सिर्फ एक कंडीशन हो चाहिए, सिग्मा एफ, और वो नेट फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, इसके अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इक्वल टू 0। सिर्फ एक ही कंडीशन, यही सिर्फ एक ही। अब इसमें अगर इस बॉडी को हम देख के बात करें तो F1 उधर की तरफ पॉजिटिव, तो F1 माइनस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। F1 माइनस क्यों आया भाई, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में था। F1 माइनस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी कोप्लेनर कोलिनियर के लिए। नेक्स्ट क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये ध्यान रखिए, कोप्लेनर की ही हम एनालिसिस कर ही रहे हैं। तो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मतलब क्या है कि एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट से होकर जाए, एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट से होकर जाने का क्या मतलब हुआ कि नेट एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स, अब देखिए इसमें मूवमेंट ऑलरेडी 0 होगा, क्योंकि बेरिग्नान ने पहले ही बताया था कि इनके रिजल्टेंट का मूवमेंट उसी पॉइंट के अबाउट सिस्टम के मूवमेंट के, सिस्टम ऑफ फोर्सेस के मूवमेंट के बराबर होता है। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट, अब कोई में आप ओ भी तो ले सकते हैं ना, ओ के अबाउट इन सारे बलों का मूवमेंट ऑलरेडी 0 है, तो रिजल्टेंट का मूवमेंट 0 होना ही है। किसी ओ के अबाउट है तो ऐसे किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट 0 होगा ही। तो मूवमेंट इसमें नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे इसके लिए, सिर्फ दो ही कंडीशन, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू, किसके लिए है ये, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, समतलीय संकेंद्रीय बल। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एक पहला बताया, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम के लिए सिग्मा एफ एक्स 0, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। बस इतनी सी इक्वेशन। इक्विलिब्रियम ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम, अभी देखो पैरेलल कोप्लेनर होते ही हैं, तो पैरेलल में लाइक पैरेलल भी हो सकते हैं और अनलाइक पैरेलल भी हो सकते हैं। अब ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है, क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा? अरे नहीं भाई, ये इसके डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर कोई नहीं होगा, नहीं तो पैरेलल कहाँ रह जाएंगे। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या होना चाहिए, इसके अलोंग नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब इसमें देखिए एक लाइन में तो नहीं है, तो इसके अलोंग और इसके साथ साथ सिग्मा एम भी क्या होना चाहिए, 0। किसी एक पॉइंट ओ के बजाय किसी पॉइंट के अबाउट आप ले लीजिए, इसके अबाउट ले लीजिए, तो कुल मिला के पैरेलल के अलोंग नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट मूवमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सिर्फ दो कंडीशन, किसके लिए, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए। पूरा एक एक लाइन से पढ़िएगा। कोप्लेनर कॉन्करेंट के लिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0। पूरी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम, अब देखिए जनरल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, यहाँ कोप्लेनर बाय डिफॉल्ट आप समझ लीजिएगा, जनरल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब इस सिचुएशन में देखिए फोर्स सिस्टम, यहाँ मूवमेंट कपल मूवमेंट लग रहा है, यहाँ फोर्स है, यहाँ कपल मूवमेंट है, यहाँ फोर्स है, ढेर सारे बल हैं। क्या सारे बल समांतर? नहीं। क्या सारे को कॉन्करेंट? नहीं। तो अब इसमें सिर्फ जनरल बातें करेंगे ना कि सिग्मा एफ एक्स भी 0 होना चाहिए और सिग्मा एफ वाई भी 0 होना चाहिए और सिग्मा एम भी 0। अब बताइए एम किसके अबाउट, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट प्लेन में बोला गया, पर अगर हम देखें तो इस एक्सिस के अबाउट, तो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, 0। एक जनरल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए सिग्मा एफ एक्स 0 होना चाहिए, सिग्मा एफ वाई 0 होना चाहिए और सिग्मा एम 0 होना चाहिए। किसके लिए? जनरल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए। पूरी बात समझ में आई। और ये m यहां पर एक्चुअल में z के अबाउट है, सिग्मा एम z के अबाउट नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, 0। क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, ये क्या होता भाई, फ्री मतलब स्वतंत्र, बॉडी मतलब पिंड है कोई और डायग्राम, तो किसी एक पिंड का फ्री मतलब उसको आइसोलेट करके उसको अलग कर दे। देखो कहीं सिस्टम तो होगा, कोई एक पिंड किसी न किसी से जुड़ा होगा,
चाहे रस्सी से जुड़ा होगा, चाहे आपका कहीं किसी से कांटेक्ट में होगा, तो हर जगह जहां भी कोई ना कोई जोड़ होगा हर एक बल आएगा भाई। कुछ ना कुछ खिंचाव, अपनी तरफ आकर्षण या धक्का, अगर हमारा तुम्हारा पसंद ही नहीं तो हम ढकेल देंगे आपको, अगर हम तुम्हें पसंद कर रहे हैं तो खींच लेंगे। तो कुल मिला के जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स एक दूसरे से इंट्रैक्शन में आएगा। बस है। तो किसी एक बॉडी जिस पर हमारा क्या है ध्यान केंद्रित करना, कि इसी को बारे में हम समझेंगे कर क्या रहा है। जैसे पूरी क्लास में जितने लोग बैठे हैं तो किसी एक को आपको मन कर गया तो उनको फोकस कर दिए। अब उनको आप क्या करिए, आइसोलेट करिए, फ्री कर दीजिए, एकदम अलग। तो अलग लेकर आएंगे और उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को आप शो कर दीजिए, चाहे वो बॉडी फोर्स हो और चाहे वो कांटेक्ट फोर्स हो, चाहे वो बॉडी फोर्स हो चाहे फिर क्या हो कांटेक्ट फोर्स, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को शो कर देना। आइसोलेट करके सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को शो करना आपको क्या कहलाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। और इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि बलों की डायरेक्शन बतानी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना है, और आपको सारे डायमेंशन भी शो करने। किसी एक बॉडी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसके सारे डायमेंशन भी शो करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप बीम का बनाते हैं, जब आप मेथड ऑफ जॉइंट ट्रस्ट में करते हैं, जब मेथड ऑफ सेक्शन, तो आधे पर से काट के पूरा अलग कर देते हैं भाई, फ्री कर देते हैं कि यहीं से अगर टूट जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, बुक इस वाला डेफिनेशन। द फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको FBD जनरली बोल जाता है, इज द स्केच ऑफ, स्केच मतलब आपने जो ग्राफ बना है, कुछ भी बना है, एक तरीके से खींच मतलब आपने कलाकारी की है। तो फ्री बॉडी डायग्राम इज द स्केच ऑफ द बॉडी शोइंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, शोइंग क्या दिखाते हो, बॉडी तो बनाओगे उसको, शोइंग ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस, ऑल एक्टिव और रिएक्टिव, मतलब हम किसी पर लगाएंगे तो एक्शन और उसका उल्टा हुआ हमें भी दे, तो ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस दैट एक्ट ऑन इट, इट मतलब कौन, बॉडी। तो यह एक स्केच है जिसमें बॉडी के सारे एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को आफ्टर रिमूविंग क्या करना है, ऑल सपोर्ट विद कंसिडरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंगल, मतलब ज्योमेट्रिकल एंगल चेंज नहीं कर देंगे भाई, जैसा था वैसे कंसीडर करते हुए, ज्योमेट्रिकल एंगल एंड डिस्टेंसेस गिवन। तो यह एक स्केच है जिसमें हम किसी एक बॉडी को अलग करके सारे एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस को दिखाते हुए उसकी ज्योमेट्रिकल एंगल्स और उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन को शो करते हैं। मतलब सारे फोर्सेस के साथ ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। स्टेप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर स्टेप है। सबसे पहले आप सब लोग बॉडी को अलग एक फिगर बनाएंगे, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, अलग फिगर बनाएंगे, उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाएंगे। अगर उस बॉडी का वेट भी कंसीडर किया गया है तो वेट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वर्टिकली डाउनवर्ड बनाएंगे। सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो लोड है, वेट को वर्टिकली डाउनवर्ड क्या बनाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड कहां पर बनाएंगे, कहां पर दिखाएंगे, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर दिखाएंगे। अगर कहीं रस्सी है तो रस्सी टेंशन लगा रही होगी, उस टेंशन को बनाएंगे। अगर कोई रॉड है तो वो रॉड टेंशन या कंप्रेशन कुछ लगा रहा होगा, उसको बनाएंगे। तो सारे कांटेक्ट और नॉन मतलब बॉडी फोर्सेस को बनाएंगे। देखिए कांटेक्ट फोर्सेस, संपर्क बल का क्या मतलब कि हम और आप अगर संपर्क में आए तो जो बल लगा, तो ये क्या होगा, सरफेस फोर्सेस, या आपके क्या होंगे, सरफेस फोर्सेस। तो सरफेस फोर्सेस आपके कांटेक्ट फोर्सेस कहलाएंगे, और बॉडी फोर्सेस जो किसी के बिना कांटेक्ट में आए इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है भाई पहले से। अब जैसे हमारी बॉडी है तो हम पर हमारा वेट यहाँ पर हमारे सेंटर ऑफ मास पर लग ही रहा है, कोई कांटेक्ट में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं। कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर है, एक चुंबक दूसरे को ढकेल रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कौन है, क्या दोनों कांटेक्ट में होंगे तभी, नहीं, तो कांटेक्ट की यहाँ जरूरत नहीं है। बिना कांटेक्ट के उसके बॉडी या उसके मैग्नेटिक फील्ड से ऐसा है कि उसमें सारे फोर्सेस लग जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो अब ध्यान रखिए, फ्री बॉडी डायग्राम इज द स्केच ऑफ बॉडी शोइंग ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस
दैट एक्ट ऑन इट, जो उस पर लग रहे हैं, आफ्टर रिमूविंग ऑल द सपोर्ट, सारे सपोर्ट को हटा दीजिए, विद कंसिडरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंगल एंड डिस्टेंसेस गिवन। कुछ स्टैंडर्ड केसेस के हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक बॉल है और ये रस्सी से आपके छत द्वारा लटका हुआ, अरे यार ठीक है, लहसुन का गट्ठर मान लो, कुछ भी मान लो, मटका लटका हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर इस पर फोकस कर रहे हैं, इस सिस्टम पर, इसको आप अलग, सबसे पहला स्टेप अलग ही करो, आइसोलेट करो, और इसके सेंटर ऑफ मास पर इसका तुरंत आप क्या दिखाओ, वेट। वेट क्या होगा, mg। और कोई है क्या, हाँ सर, यहाँ पर रस्सी ऐसे खींच रहा था t, और अगर आपका इसका रेडियस दिया है तो उस रेडियस को भी दिखाइए। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम किसका, इस बॉल का। अगर यही रस्सी पर फोकस होता है, यहाँ रस्सी पर फोकस होता, हमारा इंटरेस्ट रस्सी में होता, तो हम रस्सी को अलग ऐसे काट के लेके आते, और जब रस्सी को काट कर लेके आते तो फिर क्या करते, रस्सी को काट के लाने के बाद काट के ले आए, ठीक है। अब यहां पर क्या ये इसको खींच रहा था, इधर की तरफ टेंशन, और ऊपर वाला सपोर्ट उधर की तरफ टेंशन, ये रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम। रस्सी मासलेस है तब, अगर ये रस्सी मासलेस नहीं है तब ये बातें नहीं होंगी, तब आपको यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास लग रहा होगा, क्योंकि रस्सी के लेंथ के अलोंग उस पर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसे मान लीजिए कि समझ में आ गया होगा। खैर ये आपका मासलेस रस्सी मानी गई, तो ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम हो। अगला केस हम लोग करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस बॉल का, बॉल में इंटरेस्ट है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो आप खुद ही बनाए, वो बगल वाला मत देखिए। ये है बॉल, अलग बना लिए, बॉल अलग बनाने के बाद तुरंत धरती माता को याद करेंगे, तो mg तुरंत क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, कहां लगेगा, सी पर ही लगेगा। और इसके बाद क्या, तो दीवार से टकराए हो, हाँ बिल्कुल दीवार से टकराए। अगर दीवार से टकराए हैं तो हमेशा दीवार कहीं भी किसी दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा तो उनके नॉर्मल डायरेक्शन में रिएक्शन लगना तय बात है। अगर एक कंचे से दूसरा कंचा टकराया तो जहां टकराएंगे वहां उसके नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए मान लीजिए है और ये ऐसे टकराया, तो जब टकराएगा तो ये इस पर इधर बल लगाएगा और ये इस पर इधर बल लगाएगा। ये प्रॉपर्टी है स्फीयर की कि नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से पास कर रहा है। तो ये हो गया। अब इसकी हम इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका तो क्या आप पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ऐसे उधर की तरफ। अगर दीवार में इंटरेस्ट हो तो वो देखते अभी, और ऐसे रस्सी क्या आपको खींच रही है, हाँ बिल्कुल ऐसे खींच रही है, तो ये रस्सी का टेंशन है और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। अगर यहाँ फ्रिक्शन हो, अगर ये स्मूथ सरफेस ना हो तो फ्रिक्शन भी इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में आता। ये स्मूथ सरफेस है तो हम यहाँ पर फ्रिक्शन को नहीं दिखा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही। अगर कोई दीवार के बारे में बात करता है, दीवार पे कितने फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो दीवार पे यहाँ रस्सी टी से खींच रही है और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है। ये दीवार का हो गया। खैर दीवार का इंटरेस्ट नहीं होता कि हम दीवार को पढ़ें, तो ये आप फ्री बॉडी उस बॉडी को आइसोलेट करें और उस पे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाएं। कुछ सपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, उनके रिएक्शंस भी दिखाए गए हैं। जिसको आप रजिस्ट करोगे वही रिएक्शन आएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप रजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, जाने दे रहे हो, तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए रोलर सपोर्ट, ऐसे एक रोलर लगा हुआ है, आप ब्रिजेज में नीचे देखे होंगे रोलर्स रहते हैं, तो ये रोलर लगा हुआ। अगर ये रॉड इधर जाना चाहे तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। अगर ये रॉड नीचे आना चाहे तो नहीं आ सकता। कुछ लोग सर ऊपर चला जाए तो, अरे भैया ऊपर जाएगा तो कांटेक्ट ही ब्रेक हो जाएगा, तब तो बात ही खत्म हो गई ना, तब तो कांटेक्ट फोर्स की बात ही खत्म हो गई। नहीं, अगर ये कांटेक्ट में है तो इधर की तरफ इसमें रेजिस्टेंस आएगा, हम तुम्हें नीचे नहीं आने देंगे, इसलिए रोक रहे हैं। क्या तुम घूम सकते थे? हाँ बिल्कुल, ये पिन ज्वाइंट अगर है तो घूम सकते थे, घूम सकते तो कोई मूवमेंट मतलब कोई रिएक्शन नहीं। तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन, और ये इसको वाई मान के चलिए, आर वाई डायरेक्शन। ऐसे ये कभी कभी ऐसे बना के दे, अरे भाई ये भी रोलर ही है,
बस रूप बदल गया। तो रोलर है तो इधर उधर तो फ्री है जाने के लिए, घूमने के लिए भी फ्री है, तो सिर्फ क्या आएगा, एक ही रिएक्शन आएगा। इस तरह का रोलर है तो भी क्या आएगा, एक ही रिएक्शन आएगा, चाहे जैसे बना के दे दिया जाए। ऐसे अगर इंक्लाइंड है, अब इस इंक्लाइंड का रोलर ये है यहां पर, तो यहां पे जो कांटेक्ट फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर हम ऊपर नीचे नहीं जाते, इसके अलोंग आप जा सकते हैं, इसके अलोंग ये जा सकता है, इसके अलोंग फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्री है तो ओके है, घूम सकते हैं ओके, कोई रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस नहीं तो रिएक्शन किस बात का, रिएक्शन सिर्फ होगा इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, ऐसे इसके नॉर्मल। अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है, इसको थोड़ा और अलग बना लेते हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मतलब यहाँ परपेंडिकुलर, तो अब अगर आप देखें तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा और ये, तो ये 90 माइनस थीटा कुल मिला के थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि यहाँ पर ये एंगल थीटा ही होगा अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो, इसके नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये कुछ चीजें आपको पहले से ही याद रहनी चाहिए। हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, तो हिंज सपोर्ट के केस में पिन जॉइंट को ही हिंज सपोर्ट कहते हैं, टर्निंग पेयर को ही हिंज सपोर्ट कहते हैं, रेवोल्यूट पेयर को हिंज सपोर्ट कहते हैं। बात समझे। तो इस सिचुएशन में तुम इधर जा सकते हो क्या, नहीं सर हम हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकते, रोक रहा है भाई ये, और इधर भी जा सकते हो क्या, नहीं, तो ये भी घूम सकते हो, हाँ घूम सकते हैं ओके। तो अगर घूम सकते हैं तो वो रेजिस्टेंस नहीं आएगा, जो आप रोक सकते हैं वही रेजिस्टेंस आएगा। तो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और ढेर सारे बल लगेंगे उसको भी दिखाएंगे, पर अभी पिन पर हम फोकस कर रहे हैं। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा और वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा। तो हिंज जॉइंट के केस में आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा और वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा। बात समझ में आ रही है ना सबको। अब आगे बढ़ते, कभी कभी ऐसे हिंज, अरे भाई ऐसे दिखा दिए तो कुछ गड़बड़ थोड़े हो गया, ये भी वही है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं जाने देगा, वर्टिकल नहीं जाने देगा, घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वो रिएक्शन नहीं आएगा। ऐसे कभी लटका के दिखा दिया जाता है, तो डरना नहीं है। सारे हिंज जॉइंट में, सारे पिन जॉइंट्स में आपके दो ही रिएक्शंस होंगे। बात समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ पर ऐसे पिन दिखा दिया जाता है, ये कट है मतलब आगे और भी है बड़ा, तो इसमें भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो गया और वर्टिकल। ऐसे तिरछा भी हो, लेकिन यहाँ पर जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कुछ इसका रिजल्टेंट फोर्स भी होगा, इन सबको दोनों को हटा के एक तिरछा भी ऐसे रिजल्टेंट आ सकता है। ठीक है, यहाँ भी अगर ये पिन ज्वाइंट है, ऐसे दीवार से एकदम सटा के पिन लगा दिए, तब भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा और वर्टिकल फोर्स आएगा, वर्टिकल रिएक्शंस आएंगे। मूवमेंट ये अलाउड है, तो यहाँ रेजिस्टेंस मूवमेंट का नहीं आएगा। कई तरीके के बुक में क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए सारे के तरीकों को हमने कोशिश किया इकट्ठा करने की। आगे बढ़ते हैं, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को बिल्ट इन सपोर्ट भी बोलते हैं, बिल्ट इन सपोर्ट। तो अब फिक्स सपोर्ट वाला बेल्ट कर दिया गया भाई, एकदम से रोक दिया, जाम कर दिया गया। ऐसे छज्जा, मान ली बारजा है, ये बारजा, बारजे पे यहाँ चढ़ के कूदे होगे ना काफी, चलो, तो ये बारजा अगर है, क्या तुम अंदर ऐसे जाने दोगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे गलत, ऐसे नहीं जाने देंगे। क्या घूमने देंगे, नहीं, घूमने भी नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन में तीनों रिएक्शंस आएंगे आपके, हॉरिजॉन्टल भी आएगा, वर्टिकल भी आएगा और मूवमेंट भी आएगा। हॉरिजॉन्टल भी आएगा, वर्टिकल भी आएगा और मूवमेंट भी, तीन रिएक्शंस होंगी फिक्स सपोर्ट के केस में। बात समझ में आ रही। ऐसे अगर ये मेंबर है, वर्टिकल मेंबर है और ये फिक्स है, तो इसमें भी हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा और एक रेजिस्टिव मूवमेंट भी होगा। बात समझ आ रही। तो जो जो आप रेजिस्ट करेंगे वही वही आएगा। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टिव मूवमेंट, इसमें भी फिक्स के केस में, इसमें भी आपका रेजिस्टिव हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा और वर्टिकल भी आएगा और उसके साथ साथ रेजिस्टिव मूवमेंट भी आएगा। बात समझ में आ रही। ये दो केसेस और भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये आपका मान लीजिए एक स्लाइडर है जो किसी स्लॉट में स्लाइड कर सकता है, किसी एक स्लॉट में स्लाइड कर सकता है, पिस्टन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है।
तो ये इसमें अगर स्लाइड कर सकता है तो इधर की तरफ ये अलाउड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जब इस पिन पर हम सब लोग रिएक्शन बनाएंगे, रिएक्शन मतलब रुकावट को ही देख के बनाएंगे, तो इधर की तरफ कोई रुकावट नहीं है। क्या ऊपर नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ऊपर नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस आएगा, वर्टिकल रेजिस्टेंस, वर्टिकल रिएक्शंस आएंगे। हाँ, क्या ये रोटेट कर सकता है? क्या ये बार आपका रोटेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो अगर ये कर सकता है तो कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई जगहों पे ऐसे भी बन के आ सकता है ये सिचुएशन, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका स्फीयर भी लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे रॉड है, तो ये सब सिर्फ स्फीयर या फिर आपके बॉल लगने का सिर्फ एक ही रीजन है कि यहाँ पर फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जाए। इस केस में फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, तब आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आ सकता है। स्मूथ यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं? यहाँ पर हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? स्मूथ सरफेस मान के चल रहे हैं। तो स्मूथ सरफेस के केस में ही हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस नहीं आएगा, और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो यहाँ पर ये ऐसे ही रिएक्शन होगा। ऐसे ही सिचुएशन में ये आपका स्लाइडर, ये स्लाइड कर सकता है, ऊपर नीचे फ्रीली स्लाइड कर सकता है, लेकिन इधर की तरफ नहीं कर सकता। तो इसमें कौन सा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल। बशर्ते ध्यान रखिए फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही? कुछ क्वेश्चंस भी हम तो लोग आगे लेंगे। आज के लिए इतना ही। थ्योरी हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिक्स को कुछ बताया है, और भी आगे बढ़ेंगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।